चलेंगे 13 तक हमने देखा था परफेक्शनाइज का अप्रैल माह का करंट अफेयर्स। आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम के 14 से देखेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो जो है आपको 13 तक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या क्या, 14 नंबर क्वेश्चन मतलब क्या है, तो देखेंगे जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, किसके लिए की गई, जन औषधि केंद्रों के लिए क्या किया गया है, तो ऋण सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ठीक है, ध्यान में रखना किसने किया है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। भारतीय लघु उद्योग विकास मंच सिडबी और फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया ने मौजूदा और प्रस्तावित जौन औषधि केंद्रों को कार्यशील पूंजी का ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे आदान प्रदान किया है। कौन कौन संस्था शामिल है, सिडबी, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, सिडबी का लखनऊ। मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, सिडबी का मुख्यालय की बात करेंगे तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे लखनऊ। है, लखनऊ में है। ठीक है, तो सिडबी है और फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल साइंसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया है। दोनों ने मतलब क्या किया, दोनों ने ठीक है मौजूदा और प्रस्तावित जन औषधि केंद्रों को कार्यशील पूंजी का ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते क्या होगा, कार्यक्रम में छोटे व्यवसायों के लिए असुरक्षित कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के समय जीएसटी सहाय प्लेटफॉर्म और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने का भी प्रस्ताव रखा गया। यह पहचान और भुगतान के अलावा डीपीआई डीपीआई में एक क्रेडिट लेयर भी मतलब क्या करता है, जोड़ता है। भारत में लगभग 11,000 जन औषधि केंद्र है। ठीक है, भारत में कितने जन औषधि केंद्र है, लगभग 11,000 जन औषधि केंद्र जो है कार्यरत है, जिन्हें सरकार पिछले जिन्हें सरकार लक्ष्य है अगले 2 वर्षों में 25,000 तक विस्तारित करनी है। ठीक है, अभी की बात करेंगे 11,000 है, लक्ष्य की बात करेंगे 25,000 तक मतलब क्या करनी है, 2 वर्षों में आगे इसको विस्तार करना है। जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजनाओं के तहत आउटलेट है जो सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवा प्रदान करता है। ठीक है, आप लोगों ने भी इसका लिया होगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो है वहां पे आप दवा लेने जाओगे तो जेनेरिक दवा देगा। ठीक है, ये निवारक दवा का कुछ नाम नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या हम जैसे बोलेंगे ना, तो मुझे सर्दी हो गई है, ठीक है, तो सर्दी का उसमें सर्दी का जैसे हम दुकान में जाते हैं तो सर्दी का परफेक्ट दवा मांगते हैं, उसमें से उसका क्या बोलते हैं उसको, उसके मिला के दे दिया जाएगा। से ये मतलब क्या होता है, कोड वगैरह कुछ होता है उसमें काम करेगा, उसको जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं और बहुत ही सस्ता कीमत पे। ठीक है, मतलब 40 रुपया 50 रुपया में समझिए कि आपको बहुत अच्छी दवा आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नागरिकता संशोधन नियम 2024 फिर से अधिसूचित कर दी गई चुनाव से कुछ दिन पहले ही। तो सबसे पहले हम बात करें नागरिकता संशोधन अधिनियम जो बार बार जो लाया जो जाता है, तो मुख्यतः सबसे पहली बार कब आई थी, गृह मंत्रालय नागरिकता अधिनियम की बात करेंगे तो 1955 का अधिनियम है। नागरिकता अधिनियम कब का है, 1955 का, मतलब इसी में मतलब समय समय पर क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सख्ती का प्रयोग करते हुए नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित कर दिया है। यह नियम देखेंगे इसमें क्या है, तो यह नियम नागरिकता अधिनियम 2009 में संशोधन करते हैं और नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 को लागू करने के लिए अधिसूचित किए जाते हैं। 2024 की 2024 के नियम की मुख्य बातें क्या थी, तो पंजीकरण देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए शर्तें हैं। ठीक है, भारतीय मूल्य का व्यक्ति होना चाहिए, भारतीय नागरिक से मतलब शादी हुई हो। ठीक है, भारतीय नागरिकता का नाबालिग बच्चा होना आवश्यक है, एक ऐसा व्यक्ति जिनके माता पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है। ठीक है, ध्यान रखें, व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक है, ठीक है, या फिर था, ध्यान रखेंगे, उसे भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक के रूप में भी मतलब पंजीकृत होना चाहिए। मतलब ठीक है, ये आपका है 2024 में नागरिकता से संबंधित नियम है। अगर किसी को नागरिकता अगर लेना है तो पंजीकरण या फिर देशीयकरण के द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है, उसको भारतीय मूल का क्या होना चाहिए, भारतीय मूल का होना चाहिए, भारतीय नागरिक से मतलब शादी भी कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय नागरिक का नाबालिग नाबालिग बच्चा होगा उसको भी मिल जाएगा। एक व्यक्ति जिनके माता पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है उनको भी मिलेगा। व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत का नागरिक हो या फिर था, उसे भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक के रूप में भी पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना ये आपका। अब ये यहाँ पे चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, ठीक है, तो सीए 2019 जो है उनसे हमें प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सीए कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो कि 2019 में जो आया, वो किस में संशोधन करता है, ठीक है, तो 1955 में संशोधन करता है। इसमें प्रावधान है कि ठीक है अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, ठीक है, 3 देश, ठीक है, कौन कौन सा देश है,
अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के किसी भी व्यक्ति को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ठीक है, यदि उसने, कौन कौन धर्म शामिल है इसमें, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है और ईसाई है। ठीक है, कौन नहीं शामिल है, तो इस्लाम शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है। ठीक है, तारीख क्या है, डेडलाइन क्या है, मतलब जिसने 31 दिसंबर 2024 से भारत में प्रवेश किया है उसी को CAA 2019 के तहत मतलब क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी, साथ में इस धर्म से होना चाहिए। ठीक है, मतलब मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। रीजन क्या बताएगा सर भाई साहब, ये लोग जो इनकी संख्या कमी है, फिर इन पे जो जुर्म जो हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस्लामिक देश में रहते हुए। ठीक है, तो जिस भी देश से इनको बुला रहा है, चाहे अफगानिस्तान से बुला रहा है, बांग्लादेश से बुला रहे हैं, फिर पाकिस्तान से बुला रहे हैं, तो ऑलरेडी इस्लामिक देश है, तो फिर वहां के नागरिकों को नागरिकता देने का कुछ मतलब बनता नहीं है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट भारत में प्रवेश के अधिनियम 1920 या 34 की धारा 3(2)(c) के तहत या विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों के आवेदन से उनसे छूट दी गई हो या इसके तहत बनाया गया कोई नियम आदेश से उसे छूट दी गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानूनी यानी CAA के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से मतलब इनकार कर दिया। ठीक है, शुरू में मतलब इसको लिए चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, मतलब मंजूरी दे दी है। सरकार अब चाहे तो इसे आगे प्रस्तावित कर सकती है। ठीक है, अब देखें जल शक्ति अभियान की बात करेंगे तो इस बार का थीम क्या था, कैच द रन। क्या नाम है, ये पहले से ही चला आ रहा है, इस बार भी यही है, क्या नाम है, कैच द रन। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय ने वार्षिक JSCTR 2024 अभियान का 5वां संस्करण को लॉन्च कर दिया। इसे पहली बार 2019 में जन आंदोलन के रूप में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2021 में ये देश भर में सभी जिलों में सभी ब्लॉकों को कवर करने वाली एक वार्षिक सुविधा बन गई है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो नागरिक भागीदारी के माध्यम से जमीनी स्तर पर जल संरक्षण शुरू करना और उसमें तेजी करना। राष्ट्रीय जल मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, थीम क्या है इसका, ठीक है, जल कैच द रन। क्या नाम है इसका, कैच द रन इसका थीम है, ध्यान में रखेंगे। कैच द रेन, ठीक है, क्या नाम है, कैच द रेन। ठीक है, ध्यान में रखना। जल शक्ति अभियान की बात करें, कैच द रन को 2024 में फिर से मतलब इसको शुरू किया गया। ठीक है, अब आता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना दिवस है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, कितने नंबर का अपना स्थापना दिवस मनाया, तो 19वें नंबर का अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, इसे विशेष अवसर पर आयोग ने देश के विभिन्न हिस्सों में बच्चों को आयोग के परीक्षा पर्व अभियान में उनके प्रयासों और भागीदार को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया। परीक्षा पर्व 6.0 के तहत नियोजित प्राथमिक गतिविधियों में से एक बच्चे को लघु वीडियो संदेशों के माध्यम से परीक्षा के तनाव और चिंताओं से निपटने के लिए अपने अनुभव, पैटर्न और जाने वाले दिनचर्या को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो उतना चीज आपको ध्यान में नहीं रखना। ध्यान में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कैमा इस बार स्थापना दिवस था, 19वां नंबर का स्थापना था, मतलब 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ठीक है, मतलब किसे इसका 19वां था, 19/24। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में हुई है। ठीक है, मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में है, लेकिन एक पहले आ गया था। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, थे प्रियंका कानूनगो। ठीक है, नाम याद रखिएगा, क्या नाम है इसका, प्रियांक कानूनगो की बात करेंगे तो इसका क्या है, तो ध्यान में रखना है इसका अध्यक्ष है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो नई दिल्ली में। ठीक है, अंडमान और निकोबार कमांड का अपना पहला पूर्णतः महिला समुद्री निगरानी मिशन लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार कमांड का पहला पूर्णतः महिला समुद्री निगरानी मिशन को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। तो आईएनएस की 318 की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पे पहला पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। ठीक है, आईएनएस की बात करेंगे तो आईएनएस उत्कृष्ट, ठीक है, आईएनएस उत्कृष्ट पे आधारित मिशन को 3 महिला अधिकारियों वाले एक कुशल दल द्वारा निष्पादित किया गया। ठीक है, इसमें कौन कौन लोग थे, तो कमांडर शुभांगी स्वरूप थी, ठीक है, कमांडर दिव्या शर्मा थी, ध्यान में रखिए लेफ्टिनेंट वैशाली मिश्रा थी। ठीक है, तीनों का नाम ध्यान में रखिए, क्या नाम है, तो एक का नाम शुभांगी स्वरूप है, ठीक है, ध्यान में रखिए, दिव्या शर्मा है, ठीक है, और वैशाली मिश्रा है। ठीक है, वैशाली मिश्रा क्या पूछेगा, तो आईएनएस की 318 की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पे
पहला पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। मतलब इसे संचालन के लिए पूरी तरीके से कौन है, महिलाएं शामिल है। ठीक है, आईएनएस 318 ध्यान में रखेगा। ठीक है, इसमें 3 महिला जो है मतलब कमांडर मतलब लेफ्टिनेंट रैंक के ऑफिसर जो है, इनका नाम क्या है, शुभांगी स्वरूप, ठीक है, दिव्या शर्मा और वैशाली मिश्रा। ठीक है, राज्यसभा की भूमिका संविधान की मूल संरचना का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, बोला भाई संविधान की मूल संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है। राज्यसभा की भूमिका क्या है, कौन सी है, बेसिक स्ट्रक्चर है मतलब मूल संरचना है। ठीक है, मामला याद रखिए, नोट कर लीजिए इसे, किस मामले में, क्या सीता सोरेन बनाम यूओआई मामले में। ठीक है, ध्यान रखो कौन सा, यूओआई, देखेंगे क्या है। ठीक है, ध्यान रखिए किस केस में कहा गया था, सीता शरण बनाम यूआई मामले में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है से भाई साहब राज्यसभा की भूमिका संविधान की मूल संरचना है। ठीक है, बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में राज्यसभा का भूमिका को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि राज्यसभा चुनाव अनुच्छेद, ठीक है, 194(2) के दायरे में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा राज्यसभा की बात करेंगे, चुनाव अनुच्छेद किस में है, तो 194 के 2 में है। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्या है, तो राज्यसभा को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने लाने की बात कही है। ठीक है, अनुच्छेद 194 के रूप किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य की शक्ति और विशेषाधिकारों का संबंधित है। ठीक है, बात का अनुच्छेद 194(2) क्या है, तो किसी भी राज्य में, ठीक है, किसी भी राज्य में विधानमंडल के सदस्यों को शक्ति और विशेषाधिकार की बात करता है। ठीक है, तो विशेषाधिकार किस है, विधानसभा के सदस्यों का विशेषाधिकार किसमें है, तो 194 के 2 में है। ठीक है, किसमें, 194 के 2 में है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगा, किस अनुच्छेद में आपको राज्यसभा देखने को मिलेगा, बताइए। 80 किसमें है, 80 बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिए किसमें है, 80 में है। ठीक है, लोकसभा किसमें है, 81 बिल्कुल 81 में है। ठीक है, तो संसद का विशेषाधिकार यहाँ पे राज्यसभा का विशेषाधिकार की बात करेंगे तो सॉरी, विधानसभा का विशेषाधिकार की बात की 194 के 2 में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, लोक मतलब संसद का विशेषाधिकार किस में है, मतलब लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदस्यों का विशेषाधिकार किस में मिलेगा, 194 के 2 में, तो ठीक है, 194 का 2 किसमें है, 194 के 2 में किसका है, विधानसभा के सदस्य का है। ठीक है, तो ये विधानसभा का सदस्य का मतलब राज्यों में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे संसद का किसमें है, 105 में, किसमें है, 105 में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब संसद में किए गए कार्यों के प्रति ये बाहर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, मतलब इनके पास विशेषाधिकारी से किसी के प्रति खुल के बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के प्रति खुल के बोले अब बाहर में आके इनके ऊपर केस हो गया। मतलब संसद में की गई बातों के ऊपर कोई भी व्यक्ति इनके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इनको विशेषाधिकार दिएगा, विशेषाधिकार अगर नहीं देंगे तो क्या खुलकर बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जनप्रतिनिधि को विशेषाधिकार की बात करेंगे तो 194 का 2 में किसके दिया गया है, राज्य के विधानमंडल। ठीक है, राज्य के विधानमंडल। ठीक है, 105 में किसके पास है, तो 105 में संसद के पास है। ठीक है, किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, चलिए 80 की बात करें, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 250 निर्धारित की गई। ठीक है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 238 सदस्य राज्यों के तीन संघ राज्य क्षेत्रों में भी प्रतिनिधि होते हैं। दिल्ली से 3 है, ठीक है, पुडुचेरी से 1 है, और जम्मू कश्मीर से कितना है, वहां से भी 3 ही है क्या। ठीक है, देख लीजिए जम्मू कश्मीर से कितना, लेकिन दिल्ली से 3 है राज्यसभा में, पुडुचेरी से 1 है, 3 केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कौन से राज्य से राज्यसभा के सदस्य आएंगे, जहां पे विधानसभा होंगे। ठीक है, जहां पे विधानसभा होगा वहीं से राज्यसभा के सदस्य भी चुने जाते हैं। देश भर में पोषण पखवाड़ा 2024 का आयोजित किया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो पोषण आहार प्रथाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, विषय क्या है, ठीक है, पोषण पखवाड़ा का विषय क्या है, पोषण भी और पढ़ाई भी। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता पे केंद्रित आहार पद्धतियां, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्वस्थ खान पान की आदतों और जन संवेदना को क्या करना है, विकसित करना है। विकसित करने के लिए 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत के साथ हर साल पोषण पखवाड़ा और पोषण माह के रूप में जन आंदोलन भी चलाया जाता है। ठीक है, तो पोषण पखवाड़ा 2024 जो है, इस पर का थीम की बात करेंगे तो ध्यान रखिए, पोषण भी पढ़ाई भी, गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता पर केंद्रित आहार पद्धतियां। ठीक है, ध्यान में रखना। डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किया गया। ठीक है, कौन सा, डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन। ठीक है,
भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार के 134वें स्थापना दिवस पर सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संकलन कार्यकार है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की बात करेंगे तो किस मंत्रालय के अधीन आएंगे, ठीक है, किस मंत्रालय के अधीन एक संकलन कार्यालय है, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना ध्यान में रखिएगा कब किया गया, 1891 में किया गया। कब किया गया था, 11 मार्च 1891 को कोलकाता में किया गया था, जो कि वर्तमान का कलकत्ता है। उस समय इसको इंपेरियल रिकॉर्ड के नाम से जानते थे। ठीक है, अभी क्या बोलते हैं इसको, अभी इसको बोलते हैं राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल आर्किव्स के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ पे आप देखोगे डिजिटल प्रदर्शनी लिखी है, जिसका नाम क्या रखा है, सुभाष अभिनंदन। सुभाष अभिनंदन में क्या दिखाया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पे आधारित डिजिटल प्रदर्शनी को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना, इसको बोलते हैं उन्नति बोलते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व परिवर्तीकरण औद्योगिकरण योजना, जिसको उन्नति है। ठीक है, ध्यान में, किसके लिए लाया गया था, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लाया गया। किस राज्यों के लिए लाया गया है, तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए योजना लाई गई है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना उन्नति 2024 को मंजूरी दे दी। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य में उद्योग के विकास और रोजगार सृजन के लिए क्या है, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या नाम है, पूर्वोत्तर का विकास करेंगे उद्योग के साथ, उसका नाम क्या है, उन्नति। क्या नाम है, उन्नति। आप देखेंगे उसका उद्देश्य क्या होगा, तो लाभकारी रोजगार उत्पन्न करना, जिससे क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास और विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उत्पादक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। योजना अवधि की बात करें, 8 वर्षों की प्रसिद्ध देनदारियों के साथ 10 वर्ष है। ठीक है, 8 वर्षों की प्रतिबद्ध देनदारियों के साथ 10 वर्ष इसकी योजना अवधि होगी। पात्रता कौन वगैरह, सभी नई औद्योगिक इकाइयां और विस्तारित इकाइयां। ठीक है, सभी घटकों में से एक इकाई में अधिकतम पात्र लाभ 250 करोड़ रुपया का लाभ मिल सकेगा, 250 करोड़। ठीक है, रुपए। ईवी चार्जिंग स्टेशनों जैसे हरित उद्योग सकारात्मक सूची में है, जबकि सीमेंट, प्लास्टिक और अन्य नकारात्मक सूची में। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, उन्नति योजना के संबंध में विभिन्न प्रश्नों पर विचार करें। ठीक है, ईवी इलेक्ट्रिक स्टेशन जैसे, ठीक है, हरित ऊर्जा नकारात्मक में है तो ये सकारात्मक है, ध्यान रखिएगा, हरित ऊर्जा की बात हो रही है, क्योंकि सीमेंट, प्लास्टिक और अन्य हानि नकारात्मक सूची में इनको रखा गया है। ठीक है, क्या मिलेंगे, सभी घटकों में इकाई अधिकतम मात्र 250 करोड़ रुपया तक की मतलब हेल्प की जाएगी। ठीक है, सरकार के द्वारा, ताकि मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी मतलब क्या उद्योगों का विकास हुआ। ठीक है, राज्यों के लिए नीति लॉन्च की गया है, राज्यों के लिए नीति मंच लॉन्च किया गया। कौन सा राज्यों के लिए कौन सी नीति को लॉन्च किया, मंच को। ठीक है, मंच लॉन्च किया गया। ठीक है, राज्यों के लिए नीति मंच लॉन्च किया गया, ध्यान में रखना है, राज्यों के लिए नीति मंच को लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह एक व्यापक डिजिटल पहल है, जिसे राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की प्राप्तियों में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सर्वोत्तम प्रथाओं, नीति दस्तावेजों, डेटाबेस और नीति आयोग प्रकाशनों सहित मूल्यवान संसाधनों पर केंद्रीकृत भंडार प्रदान करता है। ठीक है, ये 22 प्रमुख भारतीय भाषा और 7 विदेशी भाषाओं में भी उपलब्ध है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देखो राज्यों के लिए नीति मंच को जो लॉन्च किया गया है, तो मतलब राज्यों के लिए नीति मंच जो है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है कि डिजिटल पहल है, जिससे राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्य के शासित प्रदेशों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, और ये मतलब 22 प्रमुख भारतीय भाषा और 7 विदेशी भाषाओं में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खांगो के साथ युद्ध विराम समझौता हो गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खांगो के साथ मतलब क्या है, युद्ध विराम पे समझौता हो गया। केंद्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खांगो के साथ युद्ध विराम समझौते पर 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने एनएससीएन, मतलब एनएससीएन का मतलब क्या होगा, तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खांगो और, ठीक है, एनएससीएन रिफॉर्मेशन ने पारस्परिक रूप से संघर्ष विराम समझौते को 18 अप्रैल 2024 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किया। ठीक है, युद्ध विराम आपसी सहमति और उसके द्वारा हस्ताक्षरित सीज फायर ग्राउंड नियमों का पालन करेगा। ठीक है, तो किसने किया है युद्ध विराम के लिए, ध्यान में, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। आप चलते आगे, विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। ठीक है, मोदी जी भी गए थे जम्मू कश्मीर में, आई थिंक 370 निरस्त करने के बाद श्री मोदी की बात के पहले ही आता है। ठीक है, जब से 370 हटा है, तो इसे 370 के हटने के बाद मोदी जी
पहली बार मतलब क्या गए जम्मू कश्मीर गए थे, ठीक है। और वहां पे उन्होंने गया तो उन्होंने विकसित भारत अब विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम को लॉन्च किया। साथ में मोदी जी ने श्रीनगर में 6400 करोड़ रुपए के अधिक की नई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने अपने कश्मीर दौरे के कार्यक्रम विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद श्री मोदी जी का पहला यात्रा है, ठीक है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 5000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को भी लॉन्च किया, ठीक है। उसके बाद 6400 करोड़ रुपए का मतलब कार्यक्रम को इन्होंने टोटल लॉन्च किया। ध्यान में 6400 करोड़ रुपया टोटल, ठीक है, जिसमें से 5000 करोड़ रुपए का, ठीक है, कार्यक्रम समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया, जो कि कहाँ पे लॉन्च किया, तो जम्मू कश्मीर में इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, देखेंगे क्या प्रश्न है वो भी देखते हैं। उन्होंने स्वदेश दर्शन और प्रसाद तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन ड्राइव, जिसको बोलते हैं प्रसाद योजना के तहत 1400 करोड़ रुपए से अधिक पर्यटन क्षेत्र के संबंधित कई परियोजनाओं से शुरू की, ठीक है। तो 5000 करोड़ रुपया तो इन्होंने दिया किसके लिए, कृषि के लिए। और 1400 करोड़ रुपया दिया किनके लिए, तो पर्यटन के लिए, ठीक है। टोटल मतलब 6400 करोड़ रुपया की मतलब योजनाओं की नींव इन्होंने रखी, ठीक है। उन्होंने श्रीनगर के हजरतबल तीर्थ के एकीकृत विकास के लिए भी परियोजना की मतलब क्या की, तो शुरुआत की, ठीक है। देखेंगे चित्रकूट घाट पर आध्यात्म का अनुभव परियोजना शुभारंभ किया गया, ठीक है। चित्रकूट घाट पे बात करेंगे तो आध्यात्म का अनुभव कर सकते हैं, इसके लिए परियोजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत मध्य प्रदेश के चित्रकूट घाट, ठीक है, मध्य प्रदेश के चित्रकूट घाट पे, ठीक है, आध्यात्मिकता का अनुभव परियोजना की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने अमरकंटक में प्रसाद योजना के तहत विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया, जिससे नर्मदा मंदिर के आसपास विकास किया जाएगा। अमरकंटक में पर्यटक एवं जन सुविधाओं का विस्तार भी शामिल है, ठीक है। प्रसाद योजना मुख्यतः भारत सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो प्रसाद योजना का पर्यटन क्षेत्र का मतलब क्या करना है, विकास करना है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो कहाँ पे हुआ है चित्रकूट घाट पर आध्यात्म का अनुभव, कहाँ पे हुआ, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के चित्रकूट में, ठीक है, ध्यान रखना है। आप देखेंगे खेलो इंडिया गेम्स के पदक विजेता आप सरकारी नौकरी के लिए पात्र है, ठीक है। अगर खेलो इंडिया गेम्स में अगर आप पदक जीतते हैं तो आपको सरकारी नौकरी आपको दिया जाएगा, ठीक है। क्रमिक प्रशिक्षण विभाग और खेल मंत्रालय ने सरकारी नौकरी चाहने वाले खिलाड़ियों के लिए पात्रता मानदंड में प्रगतिशील संशोधन किए हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की कि खेलो इंडिया गेम्स में युवा विश्वविद्यालय पैरा और शीतकालीन श्रेणी में पदक विजेता आप सरकारी नौकरियों के लिए पात्र है, उनको सरकारी नौकरी दिया जाएगा, ठीक है। इससे पहले कॉमनवेल्थ में जीतते थे, ओलंपिक में जीत कर लाते थे, या फिर एशियन गेम्स में जीतते थे तो उनको सरकारी नौकरी तो दिया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन अब खेलो इंडिया जो कि हमारा अपना होता है उसमें भी अगर कोई अगर पदक जीतते हैं तो उनको भी सरकारी नौकरियां दी जाएगी, ठीक है। भारत का पहला शहर विशिष्ट शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान की बात करें नागपुर में लॉन्च हुआ है, ठीक है। भारत का पहला शहर विशिष्ट शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो ध्यान में रखना आपको नागपुर में लॉन्च हुआ है। कहाँ पे लॉन्च हुआ है, नागपुर में लॉन्च हुआ है, ठीक है। नागपुर के ध्यान में रखना है, नागपुर के, ठीक है, विशिष्ट सूर्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान, जिसको जेडसीबीएपी कहते हैं। लक्ष्य 2050 तक सभी इमारतों को शुद्ध शून्य कार्बन के रूप में विकसित करना, मतलब 2050 तक नागपुर में जितने भी इमारत है सबको मतलब शुद्ध शून्य कार्बन के रूप में विकसित करना। शून्य कार्बन इमारतों ऐसी इमारतें जो दृश्य और थर्मल कंफर्ट से समझौता किए बिना अपने जीवन चक्र पर्यावरणीय प्रदर्शन में क्या करेगी, सुधार करती है, ठीक है। ध्यान में रखना। नागपुर में जेडसीबीएपी को जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्सेलेटर परियोजना के कार्यान्वयन भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। जेडसीबीए परियोजना को वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा अपने वैश्विक भागीदारों के साथ 2021 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये परियोजना कब लॉन्च हुई थी, 2021 में लॉन्च हुई था। उद्देश्य क्या है भाई साहब, पूरे नागपुर शहर में जितने भी बिल्डिंग है सबको मतलब क्या करना, शून्य कार्बन इमारतें जैसी इमारतें को जो कि दृश्य और थर्मल कंफर्ट से समझौता किए बिना अपने जीवन चक्र पर्यावरणीय प्रदर्शन में क्या करती है, सुधार करती है, ठीक है। नागपुर 6 वैश्विक शहर, ठीक है, नागपुर की बात करें 6 वैश्विक शहर में शामिल हो गया। एक केन्या, कोस्टारिका, तुर्की और कोलंबिया के अलावा में से एक है जहां जेडसीबीए परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, ठीक है। तो नागपुर 6 वैश्विक शहर, केन्या देश का नाम दिया, कोस्टारिका, तुर्की और कोलंबिया के अलावा भी शामिल हो गया है। 5 4 ही दिया हुआ, और भी कुछ होगा तो उसके अलावा आपका नागपुर जो है शामिल हो गया, ठीक है।
कोलकाता चलेंगे तो कोलकाता में भारत की पहली पानी के नीचे मेट्रो रेल सेवा चली है, ठीक है। इसके लिए सरकार ने काफी खर्च किया। पीएम मोदी ने कोलकाता में भारत के पहले पानी के नीचे मेट्रो रेल सेवा करीबन 15,400 करोड़ रुपए की नई कनेक्टिविटी परियोजना शुरू की है, ठीक है। इसके लिए 15,400 रुपया खर्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। अब देखें एग्जाम में पूछेगा कहाँ से कहाँ तक है, लंबाई पूछ देगा तो सब याद होना चाहिए। नई मेट्रो लाइन जिसे हावड़ा मैदान एस्केलेटेड एक्शन कहा जाता है, ठीक है। नई मेट्रो लाइन को क्या बोलते हैं, तो हावड़ा मैदान एस्केलेटेड एक्शन कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। एक प्रमुख नदी के नीचे देश की पहली परिवहन सुरंग होगी, ठीक है। ध्यान रखना ये नदी के नीचे पहला है, ठीक है, हावड़ा मेट्रो वाला, ठीक है। अब चलते इस और भी कुछ प्रश्न। यह हुगली नदी के नीचे से गुजरता है, किस नदी के नीचे से गुजरेगा, हुगली नदी के नीचे से जो कोलकाता और हावड़ा शहरों के अपने पूर्व और पश्चिम बैंकों पे अलग करता है, ठीक है। बैंक का मतलब जहां तक किनारा होगा, क्या होगा यहाँ पे, किनारा होगा, ठीक है। ध्यान रखें, किनारा नदी के किनारे होते हैं ना, ठीक है। रिवर बैंक जो कोलकाता और हावड़ा शहरों के अपने पूर्व और पश्चिम के मतलब किनारों पर मतलब क्या करता है, अलग करता है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन इस लाइन का हिस्सा है जिसे भारत के सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होने का भी गौरव है, ठीक है। तो हावड़ा मेट्रो स्टेशन की बात करेंगे तो हावड़ा मेट्रो स्टेशन की बात करेंगे तो भारत का सबसे मतलब गहरा स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। अंगुल कहाँ पड़ता था, अंगुल आपको उड़ीसा में पड़ता था। अंगुल में प्रबंधन शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया, ठीक है। अंगुल की बात करें उड़ीसा में है, वहां पे प्रबंधन शिक्षा केंद्र का मतलब क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान अंगुल में प्रबंधन शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अंगुल में नालको परिसर में स्थापित अंगुल के नालको परिसर में स्थापित प्रबंधन शिक्षा का यह केंद्र हमारे राज्य के लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए आवश्यक कौशल की मांगे को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह आईआईएम मुंबई मतलब क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और आईआईएम संबलपुर की एक संयुक्त पहल है, ठीक है। तो अंगुल ओडिशा में प्रबंधन शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें से किसने मदद किया था, आईआईएम मुंबई ने, ठीक है। और साथ में आईआईएम संबलपुर ने मतलब क्या किया है, मदद इसमें किया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पे अंगुल कहाँ पे पड़ता है, अंगुल में नालको के परिसर में स्थापित प्रबंधन शिक्षा का यह केंद्र हमारे राज्य के लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण कौशल की पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। कहाँ पे है, ओडिशा के अंगुल में, ठीक है। ध्यान रखें कहाँ पे, ओडिशा के अंगुल में। अब देखेंगे सीता सोरेन बनाम भारत संघ मामला 2024, ठीक है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। सीधा किससे संबंधित है यह मामला, किससे संबंधित है यह मामला, सीता सोरेन बनाम भारत, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। किससे संबंधित मामला था, इसको बोला था बेसिक सेक्शन का हिस्सा है, सो गए क्या राज्यसभा। सभी लोग, ठीक है। किसे, राज्यसभा को बोला था, ठीक है। राज्यसभा। तो सीता सोरेन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीश वाली संवैधानिक पीठ ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी कितने न्यायाधीश का पीठ था संवैधानिक पीठ, तो 7 न्यायाधीश का था, ठीक है। कितना था, तो 7 न्यायाधीश का पीठ था। संवैधानिक पीठ कम से कम 5 न्यायाधीश का होता है, ठीक है। अब से सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ जो था 13 न्यायाधीश के बैठा था केशवानंद भारती में, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 7 न्यायाधीश का था, उन्होंने संवैधानिक पीठ ने पीवी नरसिम्हा राव के मामले में, ठीक है, 1998 फैसले को खारिज कर दिया, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव पीवी नरसिम्हा राव का जो मामला जो था 1998 में, उस मामला को क्या किया, खारिज कर दिया। देखिए फैसले में ये कहा गया था, रिश्वत लेने के आरोपी संसद या फिर विधायकों को संविधान में अनुच्छेद 105 और 194 के तहत अभियोजन से किसी भी प्रतीक्षा का दावा नहीं कर सकती। संसदों का बहुत अधिक विशेषाधिकार है, लेकिन भाई आप तो रिश्वत लेके तुम वोट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए संसद को जो विशेषाधिकार देता है 105, और विधायकों को जो विशेषाधिकार देता है 194। 105(2) में संसद में या किसी भी संसदीय समिति में उनके द्वारा दिए गए किसी भी वोट या किसी भी वोट के संबंध में अभियोजन पक्ष में सांसदों की प्रतिरक्षा करता है। 194 के 2 में किसमें, एमएलए के संदर्भ में है। 194 के 2 में एमएलए को सम्मान सुरक्षा प्रदान करता है। एक व्यक्तिगत सांसद या फिर एमएलए मतलब विधायक द्वारा एक विशेषाधिकार का दावा 1-2 परीक्षण द्वारा शासित होता है। सबसे पहले विशेषाधिकार का दावा संसद के सामूहिक कामकाज से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब संसद से संबंधित घूस लेना संसद का कामकाज का हिस्सा नहीं है। इसकी आवश्यकता को विधायक के आवश्यक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मतलब करात्मक सुरक्षा, करात्मक संबंध भी मतलब रखना चाहिए। क्या था, आप देखिए पीवी नरसिम्हा राव का केस जो था, इस केस को, इस फैसला को भी बदल दिया गया सीता सोरेन बनाम केस में, ठीक है। ये फैसला कब का था, सीता सोरेन की बात करेंगे तो आई थिंक ये झारखंड की मतलब कोई विधायक उधायक के साथ, ठीक है। तो देखिए हेमंत सोरेन के शायद
होगी कोई उसी की। पीवी नरसिम्हा राव बनाम पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई एसपीई 1988 में इस मामले में आरोप लगाया गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने, हाँ वही झारखंड आ गया, सही बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने 1993 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए रिश्वत स्वीकार की थी। मतलब इन लोगों ने क्या लिया था? रिश्वत लिया था, ठीक है। क्या लिया था? रिश्वत लिया था, तो सरकार के पक्ष में वोट करेगा। 5 न्यायाधीश वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 3-2 से बहुमत से फैसला कहा कि विधायक संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के अनुसार रिश्वतखोरी के लिए आपराधिक अभियोजन से प्रतीक्षा का लाभ ले सकते हैं। और इनको विशेषाधिकार था, लेकिन अभी क्या बोला से भाई साहब, देखो तुमको विशेषाधिकार है संसद को 105 में 2 में, और एमएलए को किसमें? 194 के 2 में, लेकिन विशेषाधिकार का प्रयोग तुमको किससे होना चाहिए? संसदीय कामकाज से होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो तुम बाहर में घूस लेको संसद में क्या कर रहे हो? वोट दे रहे हो, ये तुम्हारा विशेषाधिकार नहीं होगा। सबसे पहली बात, जब भी किसी संवैधानिक बेंच का फैसला आएगा तो उस बेंच के फैसला को पलटने के लिए उससे अधिक बेंच होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कितने सदस्यीय बेंच थी पीवी नरसिम्हा वाला में, ठीक है, कितने? 5 सदस्य थी ना। 3-2 से फैसला दिया, 5 सदस्य थी। तो अभी इसको पलटने के लिए कितना सदस्य बना? 7 सदस्य। मतलब अगर केशवानंद भारती के फैसला को पलटने के लिए 13 सदस्य से अधिक वाला मतलब बेंच चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो कौन सा मामला है? तो सीता सोरेन मामला है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये किसकी थी? ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के झामुमो के ये लोग क्या थे? विधायक थे। इन्होंने सरकार के पक्ष में मतलब क्या किया था? अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतलब घूस लो के मतलब इन लोगों ने वोट दिया था। राष्ट्रीय बागवानी मेला हेसरघट्टा बेंगलुरु में संपन्न हुआ है, ठीक है। तो राष्ट्रीय बागवानी मेला हेसरघट्टा कहाँ पे हुआ? हेसरघट्टा बेंगलुरु में हुआ, ठीक है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था द्वारा आयोजित 3 दिवसीय, ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मेला हेसरघट्टा बंगलुरु में क्या हुआ है? संपन्न हुआ है, ठीक है। अब देखिए थीम की बात करें, सतत विकास के लिए नेक्स्ट जेन प्रौद्योगिकी आधारित बागवानी की बात करेंगे। नेक्स्ट जेन मतलब नेक्स्ट जनरेशन, तो सतत विकास के लिए नेक्स्ट जनरेशन और प्रौद्योगिकी आधारित बागवानी। उद्देश्य क्या होगा? तो किसानों की आय को बढ़ा देना और उच्च गुणवत्ता वाले बागवानी उत्पादों का मतलब बागवानी सामानों का मतलब क्या है? उत्पादन सुनिश्चित करना। कार्यक्रम के दौरान पूर्वोत्तर में, ठीक है, कार्यक्रम के दौरान पूर्वोत्तर में 5 किसानों सहित, ठीक है, पूर्वोत्तर में 5 किसानों सहित 25 5 किसानों सहित 25 किसानों को सम्मान के लिए चुना गया, ठीक है। पूर्वोत्तर के 5 किसान थे, टोटल 25 है, लेकिन पूर्वोत्तर के कितने हैं? 5 किसान हैं, ठीक है। तो हसरघट्टा कहाँ पे पड़ता है? ये जो बागवानी मेला जो लगा कहाँ पे लगा है? ठीक है, कहाँ पे लगा? बेंगलुरु में। हसरघट्टा कहाँ पे बेंगलोर। लगा है? तो बेंगलुरु में लगा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे आगे, ठीक है। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, यहाँ से प्रश्न आएगा कि संसद को प्राइज मिला, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय के ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का फाइनल का उद्घाटन का आयोजन किया, ठीक है। देखेंगे कहाँ पे हुआ इसको देखेंगे, ठीक है। अब किसको प्राइज मिला उसके बारे में देखेंगे। युवा आवाजें राष्ट्र के परिवर्तन के लिए संलग्न और सशक्त बने, थीम था। संसद भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। युवाओं युवाओं को संसद के प्रथाओं को प्रक्रियाओं के बारे में जानने में सक्षम बनाएगा। NYPF का शुभारंभ, ठीक है, मतलब ये है क्या? NYPF का मतलब राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है, का शुभारंभ 31 दिसंबर 2017 को अपने मन की बात संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद वाला जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में इसका शुभारंभ किया गया था। अब इसके बारे में जान लेते हैं। युवा संसद का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से किया जाता है। 3-3 इसका है, इसमें संलग्न है। सबसे पहले युवा संसद का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा के माध्यम से किया जाता है। पहला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 में हुआ, जबकि मोदी जी ने बात कब किया था? 2017 में ही किया था, ठीक है। तब से यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 3 स्तर पे किया जाता है, मतलब जिला युवा संसद कौन है, राज्य युवा संसद कौन है, राष्ट्रीय युवा संसद कौन है, ठीक है। इन सारे चीजों पे मतलब किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। वित्त मंत्रालय ने आकाशा एयर को नामित भारतीय कैरियर के रूप में मान्यता दे दी, ठीक है। वित्त मंत्रालय ने क्या किया था? आकाशा एयर को भारतीय, ठीक है, कैरियर के रूप में मतलब मान्यता दे दी।
वित्त मंत्रालय ने आकाशा एयर को भारतीय कैरियर के रूप में मान्यता दे दी, जिससे एयरलाइंस की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान महत्वाकांक्षा पे बल मिलेगा। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय कैरियर, भारतीय कैरियर मिल गया है इसको, मतलब मान्यता मिल गया, मतलब अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी कर सकती है। ठीक है, मतलब एक देश से दूसरे देश जा सकती है। आकाशा एयर ने मुंबई और दोहा के बीच में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का संचालन किया। ठीक है, किसने किया? आकाशा एयर का फाउंडर कौन है जो कि दुनिया में नहीं है? हम्म राकेश झुनझुनवाला है। ठीक है, जो आप नहीं रहे। ठीक है। ध्यान में रखेंगे, आकाशा एयर मुंबई और दोहा के बीच में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित किया है। आकाशा एयर ने, दोहा कहाँ पर था? कतर की राजधानी दोहा है। ठीक है, आकाशा एयर अपना परिचालन शुरू करने वाला है। ठीक है, अपना परिचालन शुरू कर 19 महीने के भीतर वैश्विक स्तर उड़ान भरने वाले पहली भारतीय एयरलाइन बन गए, मतलब 19 महीने के, ठीक है, भीतर, मतलब इसने उड़ान भरना शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू के लिए किसी एयरलाइन के कम से कम कितने विमान होने चाहिए? तो कम से कम 20 जहाज उसके पास कम से कम होने चाहिए, तब जाकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू कर सकता है। समझे? विश्व आर्थिक मंच WEF और चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र का हैदराबाद में उद्घाटन किया है। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच के चौथे औद्योगिक क्रांति का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, जहाँ C4IR दुनिया का पहला विषयगत केंद्र होगा जो स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका उद्घाटन बायो एशिया 2024 के 21वें संस्करण के दौरान किया गया। WEF की C4IR पहल का उद्देश्य उद्योगों, अर्थव्यवस्था और समाजों के न्याय संगत और मानव केंद्रित परिवर्तन के लिए तकनीकी प्रगति की क्षमता का दोहन करना, ये सब शामिल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो विश्व आर्थिक मंच के चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र का कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र कहाँ पे रहा? हैदराबाद, याद रखिएगा। सेना कमांडो का सम्मेलन की बात करेंगे तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ठीक है, यहाँ सेना और दिग्गजों कल्याण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण एजेंडे पर केंद्रित विचार विमर्श किया गया। सेना कमांडो का सम्मेलन भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व के लिए वैचारिक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा और आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करना है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेना कमांडो सम्मेलन का बैठक मतलब कहाँ पे संपन्न हुआ? बैठक कहाँ पे संपन्न हुआ? सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली। नागालैंड में आस्पा का विस्तार किया गया है। ठीक है, नागालैंड में क्या होगा? आस्पा। आस्पा क्या है? तो आस्पा की बात करेंगे तो सशस्त्र बल की विशेष शक्ति है। ठीक है, स्पेशल पावर को बात करते हैं, उसको आस्पा कहते हैं। केंद्र ने नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम आस्पा, ठीक है, आस्पा का क्या क्या विस्तार किया है। आसपास नागालैंड के कुछ जिलों और पुलिस थाना क्षेत्रों में कई वर्षों से लागू है। इसे समय समय पर बढ़ाया जाता है। यह अधिसूचना में 5 अन्य जिलों में 21 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2024 से 6 महीने की अवधि के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता तब तक आपसा होगा। ठीक है, आपसा एक तरह के देखेंगे तो एक तरफ से मिलिट्री रूल जैसा ही होता है। ठीक है, वहां पे मतलब सेना को बड़ा अधिकार मिल जाता है, यहाँ तक कि सेना किसी को गोली तक मार सकती है, किसी भी के घर में जाकर मतलब क्या कर सकती है? छानबीन कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है? हनन होता है। आई थिंक आर्टिकल 34 में शायद इसके बारे में जानकारी है। ठीक है, 34 के तहत ही लगता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, शायद 34 से याद नहीं आ रहा मुझे, ये 34 होना चाहिए। ठीक है, नागालैंड में आस्था का विस्तार किया गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों का अधिकार क्षेत्र में इससे आ जाएंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से मतलब इसको बढ़ाया जाएगा 6 महीना के लिए। चुनाव आयोग ने पेश किया सक्षम ऐप। ठीक है, सक्षम ऐप किसके द्वारा पेश किया गया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा पेश किया गया। कौन सा ऐप? सक्षम ऐप। ठीक है, चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पहुंच और समावेशता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम ऐप को पेश किया। आयोग ने दिव्यांगों के लिए आसान मतदान की सुविधा और मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया। 85 वर्ष से अधिक आयु की मतदाता और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति इस ऐप का माध्यम से घर पे मतदान कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन कर सकते हैं? जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक होगी, या फिर वैसे लोग जो कि 40% से अधिक विकलांग है। ठीक है, जो बूथ तक पहुंचने में अक्षम है, वो सक्षम ऐप के माध्यम से चुनाव कर सकते। कैटेगरी क्या है? ठीक है, एज होनी चाहिए 85 प्लस, या फिर जो 40% तक मतलब क्या हो? विकलांग हो। 40% अधिक अगर उनके विकलांगता है तो वह इस ऐप के माध्यम से वोट दे सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी। कहां पर रखी गई? तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। ठीक है,
केंद्रीय सूची में लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे ने, जो कि महाराष्ट्र से ही आते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की मतलब क्या रखी, आधारशिला रखी। एमएसएमई प्रौद्योगिकी एन सिंधुदुर्ग की अनुमानित परियोजना का लगभग 182 लागत 182 करोड़ रुपया है। यह प्रौद्योगिकी केंद्र सामान्य इंजीनियरिंग और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर मतलब क्या रखेगा, ध्यान केंद्रित रखेगा। ठीक है, उन्होंने पीएम विश्वकर्मा पे एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। पीएम विश्वकर्मा योजना सितंबर महीने में, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, 15 अगस्त के वाले भाषण में बोले थे, और उसके एक दिन मतलब उसके एक महीने बाद उसको लॉन्च किया गया था, जो कि आई थिंक मोदी जी के जन्म के 17 सितंबर को लॉन्च हुआ था। ठीक है, यह समग्र योजना 18 व्यवसायों को संबंधित कारीगरों के लिए शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, कितने व्यवसाय इसमें शामिल, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा सर, पीएम विश्वकर्मा योजना को सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया, किस राज्य में पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू किया है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे लागू किया पीएम विश्वकर्मा को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य है। ठीक है, भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक है। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, भारत में बिकने वाले मोबाइल फोन का केवल 3% अब आयात किया जाता है, मात्र 3%। अभूतपूर्व वृद्धि पे एक दशक में भारत मोबाइल फोन का उत्पादन 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। ठीक है, भारत इन 10 वर्षों में दौरान 2.5 बिलियन यूनिट के लक्ष्य, 2.5 बिलियन, ठीक है, यूनिट के लक्ष्य के मुकाबले में 2.45 बिलियन यूनिट मोबाइल फोन का उत्पादन होता है। ठीक है, मतलब भारत से मोबाइल फोन दूसरी जगह पे क्या होता है, तो एक्सपोर्ट भी होता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रपति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि है। ठीक है, तो राष्ट्रपति साहिबा को मॉरिशस बुलाया गया, वहां पे राष्ट्रीय दिवस में इनको विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रीय यात्रा पे जहां हुए मॉरिशस के राष्ट्रपति दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में होगी। ठीक है, भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी और भारतीय सेना के प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के 2 जहाज आईएनएस तीर और आईएनएस तीर सीजीएस सारथी के साथ उत्सव में भाग लिया। ठीक है, कौन कौन पार्टिसिपेट किया, तो भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी भी थी, साथ में भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के 2 जहाज, जिसमें आईएनएस तीर है, ठीक है, सीजीएस सारथी के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया। करीबी साझेदारी को मजबूत करने, ठीक है, मतलब बायलेटरल रिलेशन जिसको कहते हैं, उसको मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ, ठीक है, संयुक्त रूप से भारत द्वारा सहायता प्राप्त 14 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर 14 परियोजना का उद्घाटन भी किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने। और वहां का प्राइम मिनिस्टर को मंत्री को प्रविंद कुमार जगन्नाथ, जो है वहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री है। ठीक है, राष्ट्रपति मुर्मू ने विशेष रूप से मॉरिशस के प्रधानमंत्री को रुपे कार्ड भेंट किया। ठीक है, रुपे कार्ड भारत का अपना कार्ड है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, रुपे कार्ड की बात करेंगे, भारत का अपना कार्ड है। ठीक है, मतलब यहाँ से आप जो भी आप इसको क्या करते हैं, जो भी आप इसमें से क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, तो पैसा भारत में ही रहता है। लेकिन अगर आप वही आप ट्रांजेक्शन वीजा से करते हैं, मास्टर कार्ड से करते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक हिस्सा जो होता है, सो आपका देश से बाहर यूएसए की कंपनियां को जाती है। ठीक है, इसलिए भारत सरकार रुपे कार्ड को बढ़ावा दे रही है। रुपे कार्ड से अच्छी बात क्या है, क्रेडिट कार्ड वगैरह भी रुपे कार्ड किया गया है, उसमें सबसे अच्छी बात क्या है, रुपे क्रेडिट कार्ड को एज आप यूपीआई के तौर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, भारत जो है मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवा शुरू की गई थी 2024 में, फरवरी 2024 में भारत ने मॉरिशस में रुपे कार्ड शुरू की। ये एग्जाम में पूछ सकता है, भारत ने भी हाल फिलहाल में रुपे कार्ड सेवा कहाँ पे शुरू किया, मॉरिशस में। ठीक है, मॉरिशस की राजधानी का पोर्ट ऑफ लुइस है कि पोर्ट ऑफ स्पेन है, मॉरिशस का कैपिटल क्या है, मॉरिशस का कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन की पोर्ट ऑफ लुइस, एक बार चेक कर लीजिए। पोर्ट ऑफ स्पेन होना चाहिए ना, पोर्ट ऑफ स्पेन। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ, ठीक है, भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, किससे, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ भारत ने व्यापारिक समझौते किए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मौजूद में इस सौदे पर हस्ताक्षर हुआ। भारत पहली बार यूरोप के एक अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक समूह 4 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है। ठीक है, यूरोप के एक महत्वपूर्ण आर्थिक समूह, कितने देश है, 4 देश है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है इसमें, एफएटीएफ की बात करेंगे तो एफटीए, ठीक है, क्या होता पोर्ट है लुई है। एफटीए, पोर्ट लुइस है, अच्छा पोर्ट ऑफ लुइस है। ठीक है, एफटीए का मतलब क्या होता है, एफटीए का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। ठीक है, एफटीए की बात करेंगे तो इतिहास में पहली बार, ठीक है, अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन के निवेश
और 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों की बाध्यकारी प्रतिबद्धता दी गई। ठीक है, एफएटीए सॉरी एफएटीए बोलते हैं। ठीक है, ईएफटीए ईएफटीए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह है जिसमें वस्तु और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए कई बढ़ते अवसर है। ठीक है, मतलब मुख्य रूप से अगर आप किसी भी देश के साथ, ठीक है, अगर मान लो किसी भी देश के साथ फ्री ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट पे अगर साइन करते हैं तो आपका स्वतः ही मतलब क्या होता है, व्यापार बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि भारत से अगर कोई सामान अगर उस देश में जाएगा तो उनपे क्या होगा, कर लगेगा ही नहीं या फिर बहुत ही कम मात्रा में लगेगा, जिससे सामान क्या होगा, आसानी से सस्ता उपलब्ध होगा। ठीक है, बैरियर हटा दिया जाएगा, साथ में उस देश से भारत में व्यापार आएगा तो उस पर भी सेम कंडीशन होगा। तो इससे क्या होगा, व्यापार क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मतलब क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे एफटीए एफटीए की बात करेंगे तो एफटीए में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ईएफटीए की बात करेंगे मतलब ईएफ मतलब यूरोपियन। ठीक है, ईएफटीए यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश कौन है, तो स्विट्जरलैंड। उसके बाद ठीक है नॉर्वे। ठीक है, स्विट्जरलैंड नॉर्वे। ठीक है, ध्यान रखिए 4 देशों के साथ ये हुआ है। ठीक है, 4 देशों के साथ हुआ है। कौन कौन है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है और लिंचेस्टीन है। ठीक है, कौन कौन सा देश है नाम बता दिए। ठीक है, क्योंकि एफएटीएफ से क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला एफएटीएफ से पिछले बार प्रश्न पूछा है 69 यूपीएससी में। ऑस्ट्रेलिया से प्रश्न पे एफटीए के लेकर पूछा। हमारा एफटीए किसके किसके साथ है, मैं एक बार सब जगह लिखवा दूंगा, ये भी करवा भी दूंगा, लेकिन मतलब चीजें जो है सो मतलब क्या और भी ज्यादा डिटेल्स में आपको जाननी जरूरी है। अभी यूरोपियन मुक्त व्यापार जो हुआ किसके किसके साथ हुआ, स्विट्जरलैंड के साथ हुआ, नॉर्वे के साथ हुआ, आइसलैंड के साथ हुआ। नॉर्वे, आइसलैंड, ठीक है, लिंकेस्टन। और लिंचेस्टीन के साथ इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है यूरोप में भारत का, ईएफटीएफ का, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड। है, फिर नॉर्वे है। ठीक है, देखिए चाईबासा में राष्ट्रीय डेयरी, ठीक है, चाईबासा में राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी लगी है। ठीक है, और चाईबासा जो पड़ता है आपको कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के चाईबासा में राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का क्या किया, शुभारंभ किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ पे, करनाल हरियाणा द्वारा आयोजित इस आयोजन झारखंड में अपनी तरह का पहला आयोजन है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या है, तो अपनी तरह का क्या है, पहला योजना है, ध्यान में इसको रखना है। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में पशुधन और कृषि के व्यापक विकास को मतलब क्या करना है, तो बढ़ावा देना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या रखिएगा, याद रखिएगा। उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज कहाँ पे, कठुआ में लॉन्च किया गया। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे, तो उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज कहाँ पे लॉन्च किया, कठुआ में। कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो कठुआ में लॉन्च किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे, तो कठुआ में लॉन्च किया गया। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ जम्मू कश्मीर में, ठीक है, 80 करोड़ रुपए से वित्त पोषित एक सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की मतलब क्या की, स्थापना की, देवी और सजनों। ठीक है, कठुआ कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। तो उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज कहाँ पे खुला, ये भी इंपॉर्टेंट है, कठुआ में। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करें इसमें का अस्पताल परिसर, कॉलेज की सुविधा है, प्रशासनिक ब्लॉक और पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग अलग छात्रावास भी शामिल होंगे। ठीक है, कॉलेज होम्योपैथिक आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा सहित पारंपरिक भारतीय चिकित्सा को एलोपैथिक चिकित्सा के स्थान पर एकीकृत करने की सरकार की रणनीति के अनुरूप है। ठीक है, मतलब होम्योपैथिक एलोपैथिक की जगह पे क्या लाया जाएगा, होम्योपैथिक से रिप्लेस किया जाएगा। कहाँ पे किया गया, कठुआ। कठुआ कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर। उत्तर भारत का पहला होम्योपैथी कॉलेज कहाँ, कठुआ, कठुआ, जम्मू जम्मू कश्मीर। ठीक है, कश्मीर। अब आता है ईटानगर में सेला टनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन, ये भी इंपॉर्टेंट। लास्ट में जो भी प्रश्न आया ना सब इंपॉर्टेंट, शुरू वाला उसे बकवास था, लेकिन नीचे का जो भी आ रहा है ना उसे एग्जाम में पूछेगा आपसे, जरूर जरूर पूछेगा। ईटानगर के सेला टनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन, ये अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में बॉर्डर का निर्माण, सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण करने का श्रेय बीआरओ। किसे जाता है। यारो ठीक है, ध्यान बीआरओ। रखेंगे, बीआरओ। ठीक है, ध्यान रखें, कौन करता है, बीआरओ करता है। ठीक है, तो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला टनल प्रोजेक्ट की वर्चुअली उद्घाटन किया, मतलब दे आर नॉट देयर। ठीक है, वर्चुअली रूप से किया। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा 13,000 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण किया गया। हाइट देख रहे हैं, 13,000 फीट है इसकी हाइट। सुरंग असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के तवांग तक जाएगी। ठीक है, असम के कहां से, तेजपुर। असम के कहां से, तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के तवांग तक ये सड़क जाएगी। ठीक है, जो कि किससे सीमा लगाती है, यस चीन से। चीन से सीमा लगाती है। ठीक है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार मिल गई है, क्या नाम है उनका,
प्रीति Yes. रजक, क्या नाम है भारतीय सेना? प्रीति रजक की बात करेंगे। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। भारतीय सेना के एक प्रतिष्ठित ट्रैप शूटर हवलदार प्रीति रजक सूबेदार से सम्मानित पद पे पदोन्नत होकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पहुंच गए। सूबेदार मतलब अफसर रैंक का अधिकारी हो जाता है, ठीक है। मतलब सूबेदार मतलब देखेंगे वैसे अफसर तो नहीं कह सकते, सेना में सबसे छोटा अफसर लेफ्टिनेंट होता है, लेकिन सिपाही से ऊंचा पद होता है उसका, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो पहली कौन बन गई? तो प्रीति रजक बन गई, ठीक है। ध्यान में रखना है। ये बताएंगे ये कहाँ से, सेला सुरंग कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के तवांग तक जाएगी, ठीक है। मतलब असम के तेजपुर से तवांग तक जाएगी। तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग में पड़ता है। हाइट की बात है 13,000 फीट इसकी हाइट है। अब बीआरओ के द्वारा निर्माण किया गया, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, इसलिए चाइना को दर्द हो रहा है, ठीक है। अब भारत कभी भी चाइना के कभी भी हमारा युद्ध वगैरह कुछ भी होता है तो हम अपने लोगों को वहां पे बहुत आसानी से मतलब क्या कर सकते हैं, चीजों को मतलब क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। कल के क्लास में अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कितना है? ठीक है, कोशिश करूंगा खत्म कर दूं। 29 है, ठीक है। थोड़ा लंबा तो चलेगा लेकिन समाप्त हो जाएगा, 1 घंटा लगेगा। एक कल के क्लास में क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स सभी लोग क्या कीजिएगा, घर से सभी लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है। सभी लोग घर से इसको पढ़ के आएंगे, ठीक है। क्लियर? तो आई थिंक बिहार आप लोग नहीं पढ़ना चाहेंगे, मैं भी नहीं पढ़ाना चाहूँ, काफी हो चुका है, हिस्ट्री नहीं ठीक है। पढ़ना। नहीं, काफी हो गया वैसे। शनिवार आज उनको बहुत गुस्सा आ रहा है कहने का, ठीक है। सब पे बहुत गुस्सा की ग्रुप से लेके सब जगह, ठीक है। कल करेंगे।